ये राजस्थान एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 40 है, ये आपके बाकी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि लूथर गालिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के द्वारा प्रदत्त सूत्र यानी POSDCORB में डी का अर्थ क्या है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो है डायरेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डेवलपिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इसमें हम देख लेते हैं कि पूरा इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है, P का होगा प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजिंग, S का स्टाफिंग, D का डायरेक्टिंग, CO का कोऑर्डिनेटिंग, R का रिपोर्टिंग और B का बजटिंग। इसको डेवलप किया गया था लूथर गालिक और उर्विक द्वारा 1937 में। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि D का क्या है, तो यहाँ पे D का हो जाएगा डायरेक्टिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि इसमें मैच द फॉलोइंग बताना है। ट्रिब्यूटरीज दे रखी यानी शाखाएं और उनसे जुड़ी हुई नदी के बारे में बताना है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी मेस एंड सागी, जिसका चंबल दे रखा है, ये गलत है। जो सागी रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है लूनी रिवर की। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, बाकी उसके ऑप्शन ठीक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ये मैंने बिहार के एक एग्ज़ाम में भी देखा था। इसमें जो पूछा था ब्रीड के बारे में दिया था और इसकी लाइफ स्टॉक बतानी यानी पशुधन बताना था कि किससे हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहली जो ब्रीड थी मगरा, ये किसकी पशुधन है यानी लाइफ स्टॉक। इसका जो आंसर है मगरा का शीप, ये बिल्कुल सही है। शीप की एक वैरायटी को हम कहते हैं मगरा। फिर दूसरा है शेखावटी। अब जो शेखावटी है इसमें दिया है इसका गोट, जो कि गलत है। शेखावटी जो ब्रीड होती है वो भी एक शीप की ही यानी भेड़ की ही एक वैरायटी को हम शेखावटी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं श्रुति, जो कि कैमल की इसमें लिखा है, ये भी गलत है। जो सुरती है वो जो ब्रीड होती है वो गोट की यानी बकरी की एक वैरायटी को हम बोलते हैं। फिर इसके बाद है गिर, जो कि काऊ की एक ब्रीड को बोलते हैं, ये सही है। ये काऊ की एक ब्रीड को भी बोलते हैं गिर। हालांकि 32 में इसमें कहा कि इनकरेक्ट कौन सा बताना है, इसमें से 2 और 3 दोनों ही इनकरेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि आंसर की में देखेंगे बाद में क्या आता है। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। इसमें कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाना यानी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला कह रहा है ऑप्शन कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी मेंबर कमीशन हैज़ बीन ऑपरेशन सिंस 1990 विद द डिसीजन मेकिंग पावर बाय द मेजॉरिटी बोर्ड, यानी बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू की गई है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि जो रमा देवी थी वो हमारी ओनली एंड ओनली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं, ये ऑप्शन भी सही है। फिर इसके बाद कह रहा है कि तीसरा ऑप्शन कि जो हमारे राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके बाद जो दे रखा है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक हो, जो भी पहले होता है, ये वाला थोड़ा गलत है। 6 साल का टेन्योर होता है और 65 ईयर तक का होता है, इन दोनों में जो भी कंप्लीट हो जाए। तो ये पार्शली यानी आधा सही है आधा गलत है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सही है। लेकिन जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है यानी इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1992 को नहीं हुआ था, ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 के बजट में इसके बारे में बात कही गई थी और 2025 के बजट में भी इसके बारे में बात कही गई थी, जो कि पूछ रहा है कि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने एनपीएस लॉन्च किया था, ये 2024 में लॉन्च हुआ था। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या? जो एनपीएस है वात्सल्य स्कीम, इसका जो मेन कारण था कि लॉन्च करने का कि जो बच्चे होते थे 18 साल की उम्र तक वो एक
खाता अपना खोल सकते हैं बैंक अकाउंट में, और उसके ज़रिए यंग एज पे ही उनको सेविंग की आदत डाली जाए एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, और साथ ही उनका जो खाता है वो उनके माता पिता की देख रेख में ही हो, और इसका जो एकमात्र लाभार्थी होगा वो बच्चा ही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, मुझे यही सही लगता है, जो कि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 मुझे तो यही लग रहा है। फिलहाल आंसर की अभी आई नहीं है, देखेंगे आंसर की में क्या है, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 राइट लग रहा है। ये क्वेश्चन है जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के लिए। इसमें पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और भारती चंद्र भवन वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, बेरूबरी केस, या फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो है बेरूबरी केस। बेरूबरी केस जो था वो 1960 का ये केस था, जिसमें ये कहा दिया गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको बाद में रिवर्स किया गया, बदला गया 1973 1973 में। ये जो केस था केशवानंद भारती केस था, जिसमें ये फिर कहा गया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। और दूसरी चीज़ थी कि गोलकनाथ जो केस था वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कहा गया था। ये दरअसल था कि गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का था ये। इसमें पार्लियामेंट के पावर की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इसका चैलेंज जो था वो 70th अमेंडमेंट पे था। फिर जो ऑप्शन नंबर 2 था, जिसमें कह रहा था कि भारतीय चंद्र भवन और वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये जो केस था ये मैसूर स्टेट के लिए था, जो कि मिनिमम वेजेस की बात करता था होटल और रेस्टोरेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 4 था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके बारे में ये केस था, जो कि सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो बेरूबरी केस होगा, जिसमें कहा गया था प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।